प्रोसीजर्स पे अब आते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन वॉज emphasized in the mundane procedure of the assembly as well. The constituent assembly had 8 major committees on different subjects. 8 मेजर कमिटीज़ थे। यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और बी आर अम्बेडकर चेयर्ड दिस कमिटी। दिस वेर द 4 टॉल लीडर्स जिन्होंने मोस्ट ऑफ द कमिटीज़ के ये चेयरमैन थे। These were not men who agreed with each other on many things. Ambedkar had been a bitter critic of Congress and Gandhi. ये सब लोगों को मालूम है और नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि अम्बेडकर हैड बीन ए बिटर क्रिटिक ऑफ कांग्रेस एंड गांधी। वो गांधी और कांग्रेस का बहुत ही क्रिटिसाइज करते थे, एक्यूजिंग देम ऑफ नॉट डूइंग एनफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, कि आप लोगों ने शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए काम नहीं किया है काम पर। पटेल एंड नेहरू डिसअग्रीड ऑन मेनी इशूज़। पटेल एंड नेहरू में भी आपस में बहुत सारे इशूज़ में डिसअग्रीमेंट है, बट नेवरदलेस दे ऑल वर्कड टुगेदर। उन्होंने सब साथ काम किया। ईच कमिटी यूजुअली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वेयर देन सब्जेक्टेड टू डिबेट बाय इंटायर असेंबली। और हर एक कमेटी ने जो अपने प्रोविजंस को बनाए उसको पूरे असेंबली में डिबेट किया गया। यूजुअली एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू रीच ए कंसेंसस। जनरली मोस्ट जनरली कोशिश किया जाता था कि कंसेंसस आ जाए और सब लोग मान जाए, विथ बिलीव दैट प्रोविजंस अग्रीड टू बाई ऑल। तो इससे क्या होगा कि सब लोग कंसेंसस बना लेते तो एक ऐसा संविधान बनेगा जो सभी लोगों के द्वारा मान्य हो। would not be detrimental to any particular interest, but there were some provisions which were subject to vote। but कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पे पूरी तरीके से एक साथ कंसेंसस नहीं बनी, तो वो वोट हुआ और वो लाजमी है। 100% कंसेंसस हर एक चीज़ पे नहीं बनाई जा सकती। बट इन ईच इंस्टेंस every single argument, query or concern was responded with great care and in writing। तो बट वोटिंग हुई है, लेकिन उसके बाद भी हर एक क्वेरी, हर एक सवाल, हर एक डाउट को बहुत अच्छे तरीके से लिखित तरीके से क्लियर किया गया। द असेंबली मेट फॉर 160 डेज। 160 दिनों के लिए वो मिलते हैं। स्प्रेड ओवर 2 years and 11 months। 2 साल 11 महीने में 160 दिन बैठक करते हैं। इट्स सेशंस वेर ओपन टू प्रेस एंड पब्लिक अलाइक। और ये प्रेस एंड पब्लिक के लिए खुला हुआ था। कोई भी प्रेस वाला या पब्लिक का कोई भी आदमी वहाँ जाके उस सेशन अटेंड कर सकता है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि हज़ार तरीके लोगों के ओपिनियन को ओपन फोरम में डिस्कस करके एक फेयर वे में, जस्ट वे में, ट्रांसपेरेंट वे में डिस्कस किया गया और उसके बाद ये संविधान में एक्सेप्ट किया गया है। इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली a product of assembly that produces it. An assembly as diverse as Constituent Assembly of India could not have functioned if there was no background consensus on the main principles the constitution should enshrine. These principles were forged during the long struggle of freedom. So हमारे जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस समय ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक बहुत हद तक कंसेंसस बना लिया था। In a way, the Constituent Assembly was giving concrete shape and form to the principle it had inherited from the nationalist movement. So कह सकते हैं कि जो Constituent Assembly है उन्होंने एक कॉन्क्रीट शेप और फॉर्म दिया किन चीज़ों को, उन सिद्धांतों को जो नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी मूवमेंट के समय इनहेरिट किए गए थे। जिन राष्ट्रवादी मूवमेंट के समय में जिन सिद्धांतों को हमने अपने साथ एक्सेप्ट किया था, अपने साथ साकार किया था, उन सिद्धांतों को एक कॉन्क्रीट शेप एंड फॉर्म देने का काम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया। फॉर डिकेड्स प्रीसीडिंग द promulgation of the constitution, the nationalist movement had debated many questions that were relevant to the making of constitution. The shape and form of the government India should have, the values it should uphold, the inequalities it should overcome. सो नेशनलिस्ट मूवमेंट के समय ही इन सब चीज़ों का काफ़ी विस्तृत रूप से डिस्कशन होगा था। द शेप एंड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का प्रारूप कैसा होना चाहिए, क्या मूल्य होने चाहिए हमारे, एंड ये इनइक्वलिटीज़ जो हैं हमारे समाज में, जो इतनी विषमताएं हैं, उसको कैसे ओवरकम किया जाएगा। सो ऑल दिस थिंग्स नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम से ही ये डिस्कशन चल रहा था। और ये सारा जो थॉट प्रोसेस जो हमने सीखा हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ने ओवर द टाइम हिस्ट्री में जो उन्होंने सीखा, इन सब बुद्धिमत्ता को, इंटेलिजेंस को इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते वक्त इन्होंने एक साथ लगाया। Perhaps the best summary of the principle that nationalist movement brought to the Constituent Assembly is the objective resolution, the resolution that defines the aims of the Assembly moved by Nehru in 1946. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी के द्वारा 1946 में मूव किया गया था। दिस रेजोल्यूशन इनकैप्सुलेटेड द आर्ट एस्पिरेशंस
एंड वैल्यूज़ बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के पीछे जो हमारे मूल्य हैं और जो हमारी आकांक्षाएं हैं वो इस रेजोल्यूशन में थे। What the previous section terms as substantive provision of the Constitution is inspired by and summed up by values incorporated in the objective resolution. Based on this objective resolution के आधार पे our constitution gave institutional expression to these fundamental commitments. इन fundamental commitments को एक institutional expression provide करता है हमारा constitution। और ये क्या है वो fundamental commitments? Equality, liberty, democracy, sovereignty एंड ए कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। कॉस्मोपॉलिटन मतलब एक प्लूरल आइडेंटिटी है, बहुत सारे लोगों का डिफरेंट थॉट प्रोसेस, डाइवर्स लोगों का समूह। Thus, our constitution is not merely a maze of rules and procedures, but a moral commitment to establish a government that will fulfill many promises that nationalist movement held before the people. तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के समय में जो हमारे नेता थे उन्होंने जो जनता को सपने दिखाए थे, जो प्रोमिसेस किए थे, हमारा संविधान सिर्फ एक रूल्स एंड प्रोसीजर्स का वो एक किताब नहीं है, बल्कि एक कमिटमेंट है, मोरल कमिटमेंट है टू एस्टेब्लिश ए गवर्नमेंट। एक ऐसा सरकार बनाने का एक मोरल कमिटमेंट है कि जो सपने हमने आज़ादी की लड़ाई के समय, आज़ादी के मूवमेंट में हमने प्रोमिसेस किए थे, हमने सपने दिखाए थे, हमारा संविधान एक ऐसी सरकार की व्यवस्था करेगा जो इन सब प्रोमिसेस को पूरा करने की कोशिश करेगा। Coming to the institutional arrangement, the third factor ensuring effectiveness of a constitution is balanced arrangement of the institution of government. The basic principle is that government must be democratic and committed to the welfare of the people. The Constituent Assembly spent a lot of time on evolving the right balance among the various institutions like executive, legislature and judiciary. Constituent Assembly बहुत समय एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में एक बैलेंस बनाने के रूप में इन्होंने बहुत समय बिताया, बहुत काम किया। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक ही नहीं होना चाहिए, जनतंत्र ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता के वेलफेयर के लिए कमिटेड भी होना चाहिए। दिस लेड टू द एडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड फेडरल अरेंजमेंट। तो इसलिए हमारे देश में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया जहां जो डेमोक्रेटिक सेटअप को करता है, एंड फेडरल अरेंजमेंट किया गया जहां दो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दो जगह पावर सेंटर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट पावर्स बिटवीन legislature and executive on the one hand and between states and central government on the other hand. So parliamentary form of government में legislature and executive को पावर एक दूसरे को पावर डिवाइड किया जाता है और देन फेडरलिज्म के द्वारा स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी पावर बांटे गए। While evolving the most balanced government arrangement, the maker of our constitution did not hesitate to learn from experiment and experiences of other countries. Thus, the framers of the Constitution were not averse to borrowing from other constitution traditions. Indeed, it is a testament to their wide learning that they could lay their hands upon any intellectual argument or historical example that was necessary for fulfilling the task at hand. So, they borrowed a number of provisions from different countries. उन्होंने अलग अलग कंट्री से बहुत सारे प्रोविजंस को बोरो किए जो अच्छे प्रोविजंस थे और दूसरे देश के संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किए गए। Each provision of the constitution had to be defended on the grounds that it was suited to Indian problems and aspirations. और ऐसे ही बोरो नहीं किया, को डिबेट किया, डिस्कस किया, डिफेंड किया कि हमें ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये कितना वैलिड है। India was extremely lucky to have an assembly that instead of being parochial in its outlook could take the best available everywhere in the world and make it their own. तो ये हम दूसरे देश के संविधान से हम बोरो किए हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। इनफैक्ट हम लकी हैं कि हमारा सोच हमने पैरोकियल नहीं रखा, हमने अपना संकीर्ण सोच नहीं रखा, बल्कि हमने बाहर के सोच में भी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उनके संविधान में अच्छी चीज़ें, उनको हमने अपने साथ देखा कि अगर हमारे देश में भी इसको लागू करने से अगर फ़ायदा होगा तो हमने इन विचारधाराओं को, इन सोच को, इन प्रोविजंस को आत्मसात किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसको जगह दी है। One likes to ask whether there can be anything new in the constitution framed at this hour in the history of the world. The only new things, if there can be any, in a constitution framed so late in the day are the variations made to remove the faults and to accommodate it to the needs of the country. तो कुछ अगर फॉल्ट्स है उसको निकाला जा सकता है और भारत के संविधान को अम्बेडकर जी के शब्द है। Now provisions adopted from constitution of different countries
ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है कि लाइक एक साथ 10 कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शन में और जिसने उसमें से सबसे ज़्यादा लिया वो जीत गया। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 10 कैंडिडेट खड़े हैं और टोटल लोग जो वोट कर रहे हैं वो 100 लोग वोट कर रहे हैं, तो एक बंदे को 30 मिला, दूसरे को 25 मिला, बाकी को 20 मिला और फिर ऐसे ऐसे कुछ कम कम मिला और सब मिलाकर 100 बनते हैं। तो दो अगर देखा जाए कि मेजॉरिटी किसकी है, मेजॉरिटी तो 50 प्लस होनी चाहिए। 100 लोगों ने वोट किया तो 50 से ज़्यादा होगा तभी वो मेजॉरिटी होगा, लेकिन ऐसी ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसने सबसे ज़्यादा ले आया 30 ले आया, दो वो माइनॉरिटी है, वो मेजॉरिटी नहीं है, बट चूंकि वो 30 लाया, वो सबसे ज़्यादा लाया तो उसको जीत लिया जाता है। तो ऐसे करके ही ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारे लोकसभा का जब इलेक्शन होता है या विधानसभा का इलेक्शन होता है, स्टेट असेंबलीज का, तो ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है भारत में। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया कि रूल किसका रूल होगा, लॉ का रूल होगा, किसी व्यक्ति वस्तु का नहीं होगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, स्पीकर है हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से गया। एंड लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों शब्द हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है और ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स से हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम। क्वासी फेडरल का मतलब क्या है, ये फेडरल सिस्टम है बट विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है। एंड द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स, पावर्स डिफाइंड है concurrent list, state list and central list में, but there are residuary powers which stays with the parliament. So I'll come to all these things in detail later, फिर बस आप ये समझ जाइए, बाकी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो नाउ हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, वी हैव कम टू द कंक्लूजन। और हमारा संविधान इज ए ट्रिब्यूट टू द विजडम एंड फोरसाइट ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, that they presented to nation a document that enshrined fundamental values, highest aspirations shared by the people. This is one of the reason why this most intricately बहुत ही इंट्रिकेट तरीके से क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट हैज़ नॉट ओनली सर्वाइव, ये सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया है बट बिकम ए लिविंग रियलिटी। आज भी हमारा संविधान मजबूती से खड़ा है और देश संविधान के नियमों के तहत चल रहा है। वेयर सो मेनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन हैव पेरिस्ड विद पेपर, विद द पेपर दे वेयर फर्स्ट रिटन ऑन, जबकि बाकी बहुत सारे आप देश में देखेंगे, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी देखेंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पहली बार कागज़ पे बने थे वो पेरिश कर गए हैं। बट भारत का संविधान इतने जघन्य तरीके से लिखा हुआ है, उसके बाद भी चूँकि ये हमारे फंडामेंटल वैल्यूज़ और हमारे हाईएस्ट एस्पिरेशंस को दर्शाता है, ये मजबूती से हमारा संविधान खड़ा है और हमारे संविधान के तहत ही हमारे देश में आज भी लोकतंत्र चल रही है। इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए यूनिक डॉक्यूमेंट इन टर्न विच इन टर्न बिकम एन एग्जाम्पलर फॉर मेनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूनिक डॉक्यूमेंट है जो दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एग्जाम्पलर है। मोस्ट नोटेबली साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिए हैं। द मेन पर्पस बिहाइंड द लॉन्ग सर्च दैट वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 3 years टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस so that the institution created by the constitution would not be haphazard or tentative arrangement but would be able to accommodate the aspiration of the people of India for a long time to come. So जो मोस्ट मेन पर्पस था कि इतना लंबा रिसर्च करके, इतना मेहनत करके संविधान बनाया जाए, वो इसलिए इतना मेहनत किया गया है ताकि ये 3 साल की मेहनत लगी है इसको बनाने में, सो दैट एक राइट बैलेंस हो, सो दैट जो इंस्टीट्यूशन संविधान के द्वारा निर्मित किए हुए इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, वुड नॉट बी हैफेजर्ड, ये बेतरतीब होंगे और ये टेंटेटिव छोटे, ये एक टेम्प्ररी अरेंजमेंट टाइप के नहीं होंगे, बट विल बी एकोमोडेट द एक्सप्रेशन ऑफ पीपल, रैदर दैन ये भारत के लोगों की आकांक्षाओं को एकोमोडेट करते हैं
फॉर ए लॉन्ग टाइम टू ओवरकम, काफ़ी समय तक भविष्य में भी ये करेगा। सो भारत का संविधान वन ऑफ द बेस्ट संविधान है। इसमें बेशक हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हमारे देश का संविधान दुनिया के वन ऑफ द सर्वोत्तम संविधानों में से एक है। और हमारे फ्रेमर्स, हम अपने फ्रेमर्स को सलाम करते हैं, हम उन्हें सल्यूट करते हैं कि उन्होंने अपने इतना मेहनत करके हम लोगों के लिए एक इतना सुंदर सा एक लिखित, इतना कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन देकर गए हैं, जो आज आज़ादी के 75 साल बाद भी मजबूती से टिका हुआ है। तो होपफुली ये चैप्टर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों नहीं समझ में आया है तो आप एक बार दोबारा उस टॉपिक को देखने का कोशिश करें, मोस्ट प्रोबेबली आप समझ जाएंगे। अगर आपको उसके बाद भी कहीं डाउट है तो आप अगर हमें भेजेंगे तो मैं उनको एड्रेस करना चाहूँगा। इस चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनका मैं एक डिटेल्ड अलग लेक्चर कवर करूँगा। पहले मैंने अभी चैप्टर का जो बेसिक चीज़ें हैं वो कवर कर दिया। मैं आगे के वीडियोज़ में इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करूँगा और उसको भी कवर करना चाहूँगा। ये पूरा वीडियो एज ए होल मैं अपलोड करूँगा और साथ में इसके पार्ट वाइज पार्ट भी आप लोग करके मैं वीडियो को अपलोड करूँगा, ताकि आप लोग अगर एक साथ इतनी समय लंबे समय तक अगर आप नहीं बैठ पा रहे किसी कारण से, या बैठने की आदत नहीं है, मोस्टली 11-12 के बच्चों को घूमने फिरने का, मस्ती करने का आदत होता है, तो उनके पास इतना समय होता नहीं एक साथ लंबे समय तक बैठने के लिए, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में भी देख सकते हैं। वो आपकी स्वेच्छा, और जिनको पूरा वीडियो एक साथ देखना है वो भी देख सकते हैं। आई होप यू ऑल एन्जॉयड। जय हिंद, जय भारत।